नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मधुबनी जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, जिसे 4 दिन पहले अगवा किया गया था। शव को जलाकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा ने फेसबुक पोस्ट पर एक मेडिकल क्लिनिक का नाम दिया था, जिसके 2 दिन बाद वे गायब हो गए। पोस्ट में आरोप था कि वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। बताया जाता है कि उनके काम की वजह से कुछ ऐसे क्लिनिक बंद हो गए थे और कई क्लिनिक पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। बुद्धिनाथ झा को कई धमकियां भी दी जा रही थी, लाखों के रिश्वत के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन वो अपना काम करते रहे। बुद्धिनाथ को आखिरी बार मंगलवार रात करीब 10 बजे बेनीपट्टी के लौरिया चौक के पास उनके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर किया गया था। परेशान परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में बुद्धिनाथ झा के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से बेनीपट्टी पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी थी। इसी बीच युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ बरामद किया गया। बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम दौर में है। कई जगह परिणाम आ चुके हैं। हारने वाले मायूस हैं तो जीतने वाले जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन नालंदा में जीत के बाद जो कुछ हुआ उसे जायज नहीं कहा जा सकता। जीत के जश्न में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी ऑटोमेटेड राइफल से। ये फायरिंग पंचायत चुनाव में जीत के बाद समर्थकों की तरफ से की गई। तस्वीर में फायरिंग करते जो व्यक्ति नजर आ रहा है वे मुखिया सिंबुल आफरीन का समर्थक है। पंचायत चुनाव की शनिवार को काउंटिंग हुई, जिसमें पलटूपुरा बेलछी शरीफ से सिंबुल आफरीन की जीत हुई। फूल मालाओं से सिंबुल आफरीन का स्वागत किया गया और फिर उसके समर्थकों ने फायरिंग की। खुलेआम की गई फायरिंग से पुलिस और प्रशासन अनजान बना रहा। खास बात ये कि जो फायरिंग कर रहे थे वे नाबालिग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर कब कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया गया। बिरनी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मछली बनाने को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला का शव संदिग्ध स्थिति में उसके कमरे में लटकता हुआ मिला। महिला का नाम रिंकी देवी है और मामले में रिंकी देवी के नाबालिग बेटे आदित्य मंडल का कहना है कि उसके पिता ने उसकी मां को पीट कर मार डाला और फिर फांसी के फंदे पर शव को लटका दिया। आदित्य का कहना है कि शव को फंदे से लटकाने के बाद उसके पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि रिंकी ने फांसी लगा ली है। उसका शोर सुनकर घरवाले पहुंचे और उन्होंने शव को फंदे से नीचे उतारा। इसी बीच डॉक्टर बुलाने की बात कहकर सभी घर से भाग खड़े हुए। बेटी ने बताया कि पापा ये कहकर मम्मी की पिटाई करने लगे कि मछली टेस्टी नहीं बनी है। रिंकी के मायके वालों ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी का चेहरा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के बसवरिया वार्ड नंबर 12 की है। बताया जा रहा है कि खरना के दिन यानी 9 नवंबर को आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा था और खाना मिलने में देरी के कारण पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उसने उसके हाथ पैर बांधकर उसके चेहरे को जला दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर दिया है। महिला के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ पति और ससुराल वालों ने मारपीट की है। दुनिया में अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा कोई देश सम्मान देता है तो वो भारत है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बेतिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेदिनीनगर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड में रंगदारी वसूलने वाली 6 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वसूली के पैसे का बस स्टैंड के करीब स्थित श्रीराम बस गैरेज में हिसाब करने के क्रम में पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से रंगदारी के 23,000 रुपए नकद और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के बाद सदर एसटीपीओ ने छापेमारी कर बस स्टैंड से रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से 23,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन जब्त की गई। सभी आरोपी बस और ऑटो से हर ट्रिप पर 10% रंगदारी वसूल रहे थे। रंगदारी का सारा पैसा मंटू तिवारी और परमिंद्र
बाबू के पास जमा होता था। आपको बता दें कि परमेंद्र बारू मेदिनीनगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुका है। वहीं मेदिनीनगर नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ चुका है। सभी अपराधी कई साल से रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे। ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। एसएसपी को सूचना मिली थी कि लोअर बाजार इलाके में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का कारोबार हो रहा है। इसके बाद सिटी डीएसपी को पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले में कार्रवाई करते हुए 6 नशे के कारोबारियों को पकड़ा तक गया। इसमें एक बड़े तस्कर शिशुपाल लोहरा की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। शिशुपाल रांची के अलग अलग इलाकों में ब्राउन शुगर की सप्लाई करता है। वहीं पुलिस शांति देवी नाम की एक महिला की भी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वो भी ब्राउन शुगर के धंधे में शामिल है। बैंकों में फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां से 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया गया। गोवा के मडगांव इलाहाबाद बैंक से 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी कच्ची पक्की स्थित अत्तरदह से की गई है। मेडिकल जांच के बाद पंकज को सीबीआई ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर गई। पंकज मूल रूप से मुंगेर के तारापुर का रहने वाला है। पंकज गोवा में मैगांगा एंटरप्राइजेज नामक कंपनी चलाता था और वो वहां से 1 करोड़ 45 लाख का फ्रॉड करके फरार था। सीबीआई ने इस मामले में इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन मैनेजर विशाल कुमार, लक्ष्मी कोरेगेटेड मडगांव के प्रोप्राइटर दिनेश कुमार त्रिपाठी और मैगांग के एंटरप्राइजर के संचालक पंकज कुमार को आरोपी बनाया था। पटना पुलिस ने एक ऐसे बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है जो साइबर अपराध और अलग अलग तरीकों से ठगी का रास्ता अपनाकर लोगों को चूना लगाता था। इस साइबर अपराधी का नाम मुन्ना कुमार है, जो मूल रूप से पटना जिले के ही बेलछी थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव का रहने वाला है। पटना की पत्रकार नगर थाना पुलिस ने इस कुख्यात साइबर अपराधी को पौष इलाके राजेंद्र नगर गोलंबर के पास एक एटीएम से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह साइबर अपराध के माध्यम से खाते में आए रुपए को निकालने पहुंचा था। आरोपी मुन्ना के पास से 60 से अधिक एटीएम कार्ड, एक पिट्ठू बैग के अलावा 1.5 लाख नकद बरामद किया है। पूछताछ में उसने पुलिस को अपना नाम पता गलत बताया, लेकिन बैग की तलाशी लेने के बाद जब दर्जनों एटीएम और डेबिट कार्ड, पासबुक उसके पास से मिले तब पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने अपना नाम मुन्ना बताया और साइबर अपराधी के तौर पर परिचय दिया। पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के सरसी चौक पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने शुक्रवार की शाम गोलीबारी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना में धमदाहा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 के पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत उर्फ रिंटू की मौत हो गई। यह घटना सरसी थाना से चंद कदम की ही दूरी पर घटी है। रिंटू सिंह सरसी के ही रहने वाले थे। घटना उस समय घटी जब वह कुछ समर्थकों के साथ चाय की दुकान पर बैठे किसी से बातें कर रहे थे। रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था। उस संबंध में उनके द्वारा थाने में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। उसमें सियासी रंजिश में जानलेवा हमला करने की शिकायत की गई थी। हत्या की सूचना फैलते ही घटनास्थल पर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक उनका शव वहीं पड़ा रहा। परिजनों का आरोप था कि पुलिस की लापरवाही से ही उनकी हत्या हुई है। पूर्णिया के सरसी थाना के पास पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सरसी थाना के पास चौक पर NH 107 और SH 77 को जाम कर भारी हंगामा किया। लोगों ने थाने में आगजनी भी की और सरसी थाना कैंपस में आग लगाकर थाना के सामानों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
लोग इस घटना के पीछे मंत्री लेसी सिंह की संलिप्तता जता रहे हैं। इस मामले में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। सरसी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक के सामने शुक्रवार की शाम पूर्व जिला परिषद सदस्य की हत्या कर दी गई थी, जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य संख्या 4 अनुलिका सिंह के पति भी थे। जिला परिषद चुनाव में पत्नी की जीत के बाद रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह ने हमले की आशंका भी जताई थी। शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार सक्रिय हैं। खासकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर हर वो जुगत भिड़ा रहे हैं जिससे पुलिस को धोखा दिया जा सके। गोपालगंज की कुचायकोट से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कुचायकोट पुलिस के अनुसार हरियाणा निर्मित 1074 लीटर अंग्रेजी शराब मुजफ्फरपुर जा रही थी। यूपी बिहार सीमा पर बने चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस तेजी से बैरिकेडिंग पार कर रही थी। पुलिस ने पीछा करते हुए एम्बुलेंस को रोका, तब तक चालक फरार हो गया। एम्बुलेंस की जांच की गई तो हरियाणा निर्मित 3000 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र का मोरा तालाब पंचायत, जहां के मुसेपुर अन्य कारणों में चर्चा में है। दरअसल यहां पंचायत चुनाव है, जिसमें मृतक भी वोट डालेंगे। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल स्थानीय बीएलओ की मनमानी के कारण आज तक प्रशासन सूची से मृतकों के नाम नहीं हटाए जा सके हैं, जबकि 2-3 साल पहले ही गांव के कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में होने से इनके नाम पर बोगस वोटिंग की आशंका बढ़ जाती है। मनमानी का आलम यह है कि बाहरी पंचायत के लोगों के नाम पर वोटर लिस्ट के नाम जोड़े गए हैं, ताकि बोगस वोटिंग कराई जा सके। इतना ही नहीं, लोगों की माने तो स्थानीय बीएलओ द्वारा मुखिया का चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। इसका सबूत भी दिखा जब बीएलओ अपनी बाइक पर कलम दवात के स्टिकर चिपकाकर चुनाव प्रचार करते दिखे। हालांकि नियम साफ है कि कोई भी कर्मचारी किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेगा। कभी देश के सबसे पिछड़े इलाके में शामिल गढ़वा के चिनिया प्रखंड की अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ चिरका गांव में मौजूद डैम के बेहतर इस्तेमाल से किसानों की आर्थिक हालत सुधर रही है। किसान डैम से न केवल मछली उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि बम्पर खेती कर अपनी तकदीर भी संवार रहे हैं। 1965 के अकाल के बाद चिरका डैम का निर्माण किया गया था। 1981 में इसमें छोटी बड़ी नदियों को जब जोड़ा गया तो उसके बाद इस इलाके की तस्वीर बदल गई। इस डैम से जुड़ी 55 सदस्यों की एक कमेटी है जो मछली उत्पादन में जुटी है। यहाँ की मछली गढ़वा के साथ ही छत्तीसगढ़ और यूपी तक भेजी जाती है। वहीं फिशरीज डिपार्टमेंट का भी किसानों को सहयोग मिल रहा है। 55 सदस्य हम लोग मछली मारते हैं, इसी से हम लोग जीते खाते हैं और ये मछली बहुत दूर जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन भी रुका है। सामूहिक प्रयास से तस्वीरें बदलती देर नहीं लगती। इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती में, जहां पंचायत की तस्वीर बदल रही है। पहले जहां पंचायत में 1.5 एकड़ में फैला तालाब गंदगी और कूड़े से भरा रहता था, वहीं अब ये पंचायत के मुखिया की पहल के बाद साफ सफाई और सौंदर्यीकरण से लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। मुखिया की ओर से सफाई का काम शुरू करने के बाद सांसद और विधायक मद से भी उन्हें मदद मिली। वहीं सीसीएल से भी सहयोग मिला। यहाँ नौका विहार के साथ ही वॉकिंग ट्रैक और वॉच टावर के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। संकल्प लिया कि इस तालाब को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा और मैंने दिन रात एक करके इस तालाब को सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस खास पहल के जरिए गांव को जहां पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं युवाओं को रोजगार के मौके भी पैदा करने की योजना है। बोकारो में दामोदर नदी तट किनारे बसे पेटरवार प्रखंड की महिलाएं लेमन ग्रास की खेती के सहारे सपनों को साकार करने में जुटी हैं। कल तक ये महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान थीं।
लेकिन बंजर जमीन पर लेमन ग्रास की खेती से करीब 3.5 लाख की आमदनी कर उन्होंने एक मिसाल कायम की है। जोहार परियोजना संपोषित योजना के माध्यम से महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती शुरू की। साल 2020 में खरीफ मौसम में लगभग 4 उत्पादक समूहों ने पहली बार इसकी खेती शुरू की, लेकिन जब अच्छी आमदनी होने लगी तो समूह में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और अब 10 महिला उत्पादक समूहों की 140 महिला किसानों ने कुल 28 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती शुरू की है। वहीं जोहार परियोजना के तहत जिले में अब तक 340 महिला किसानों को लेमन ग्रास की खेती से जोड़ा गया है। आज उनके लेमन ग्रास के लहलहाते खेत और उनके चेहरे की मुस्कान शून्य से शिखर की कहानी बयां कर रही है। फूलों की खुशबू के साथ समृद्धि की राह तलाशने वाले किसान नवीन कुमार और मनोज आज कईयों के लिए मिसाल हैं। पढ़ाई के साथ साथ किसानी से लगाव की चाहत में गेंदा फूल की खेती कर अपनी जिंदगी की बगिया संवार रहे हैं। इस काम में घर परिवार के सदस्यों का उन्हें खूब साथ मिलता है। मुनाफा दिखा तो अब आसपास के लोग भी इनसे फूलों की खेती के गुण सीखने आ रहे हैं। वे इसकी खेती के लिए युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। ट्रेन की सुविधा होने से यहाँ का फूल स्थानीय बाजार सहित पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के बाजारों तक जाता है। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड निवासी नवीन कुमार ने वैशाली जिले में बड़ी बहन के यहाँ फूलों की खेती देखी। वहाँ से प्रेरणा लेकर और खेती के गुर सीखकर फूल की खेती की शुरुआत की। इस क्षेत्र में खेती के इस नए प्रयोग को लेकर शुरुआती दौर में इन्हें परेशानी भी हुई। लोगों ने उपहास भी बनाया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई के साथ साथ लगातार मेहनत के बाद आखिर में सफलता हाथ लगी। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल उन 62 खिलाड़ियों के जीवन के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में सर्वोत्तम होगा। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामनाथ कोविंद ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी शरद कुमार को भी 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता है। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत को बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वालों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शामिल हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई और अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर इतिहास रचा, तो अमूल के लिए भी ये मौका बेहद खास था। अमूल ने संदेश दिया कि अब जम्मू कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग है। विज्ञापन में संदेश था कि अमूल बटर पूरे देश में पॉपुलर है। विज्ञापन की खास बात यह थी कि उसमें कहीं जम्मू कश्मीर लिखा नहीं गया। तस्वीर और मैसेज से ही पूरी बात समझ में आ रही है।